Hey guys, let's study with Dr. Chaya. Today we are going to discussing about chapter number 1. Let's start. Now we are starting the chapter number 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब फसल की उत्पादन और उसकी व्यवस्था। पहली और बूजू जो है वो उनके अंकल के घर पे गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं। उनके अंकल जो है वो एक किसान हैं। वो वहाँ पे कुछ साधन देखते हैं, जैसे कि खुरपी हो गया, सिकल मतलब कि हसिया हो गया, सोवेल मतलब बेलचा जिससे कि हम रेती और मिट्टी झाड़ते हैं, और प्लग मतलब हल। ये सब वो मैदान में देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सारे साधन का उपयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व। आपने पढ़ा ही होगा कि सारे सूक्ष्म जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वो खुद का आहार खुद ही बनाते हैं, जैसे कि एनिमल्स पशु और मनुष्य जो है वो उनका आहार खुद नहीं बनाते हैं। वो अपने आहार के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई और डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमको आहार क्यों खाना चाहिए। तो हमको आहार क्यों खाना चाहिए, तो एनर्जी के लिए। दिस एनर्जी विल यूज वेयर, तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आप सबको पता है कि हम जो आहार लेते हैं उसमें से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो सबका उपयोग हम शरीर की विविध विविध प्रक्रियाओं में, जैसे रेस्पिरेशन श्वसन की क्रियाओं में, डाइजेशन पाचन क्रिया में, एंड एक्सक्रीशन निकाल की क्रिया में हम उसका उपयोग करते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम जो हमारा आहार है का तो हम उसको प्लांट्स पेड़ पौधों के ऊपर से, एनिमल्स पशु के ऊपर से, या तो फिर हम दोनों के ऊपर से प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। जैसे कि हम सबको आहार की आवश्यकता है, तो इतने सारे बड़े पैमाने पर आहार जो है सबको कैसे मिलता होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अधिक से अधिक पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन मतलब उपरयुक्त मात्रा में उसका निर्माण करना होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट, एक पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पर्याप्त मात्रा में वितरण होना चाहिए, जो सबसे आवश्यक है। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइसिस। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमेडिक। सबसे पहले जो था, पीपल क्या करते थे, जो लोग थे वो घूमते फिरते थे। दे वेयर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते थे कि आसपास की जगहों पे सिर्फ क्या करते थे, आहार और आवास के लिए यहाँ से वहाँ से ढूंढते रहते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने क्या किया कि कच्चे कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाने लगे, और क्या करते थे, पशुओं का शिकार करने लगे अपने आहार के लिए। लेटर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जमीन लेते हैं, और जमीन के ऊपर चावल गेहूं और अलग अलग प्रकार के आहार की पेड़ और पौधे उगाने शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या डेवलप होता है, एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमारी कृषि जो है वो जन्म लेती है। नाउ व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो हम क्रॉप किसे बोलते हैं, एक प्रकार की ही खेती और बड़े पैमाने पर अगर उसे की जाए तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके उदाहरण के तौर पे समझाऊं, सिर्फ गेहूं की खेती करनी है बड़े पैमाने पर, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। अगर मैं फील्ड में सिर्फ चावल की खेती करती हूँ बड़े पैमाने पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप ऑफ राइस, मतलब चावल की खेती हो गई। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के हम अनाज की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती और फलों की खेती करते हैं। और ये सब का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो सीजन के हिसाब से, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मौसम में पौधों की वृद्धि होती है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया सबसे बड़ी देश है, उसमें क्लाइमेट कंडीशन लाइक जैसे टेम्परेचर जो हो गया, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, तापमान और जो नमी जो होती है, और रेनफॉल बारिश, ये सब जो है एक रीजन से दूसरे रीजन पे अलग अलग होता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के नक्शे में अगर आप देखते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पे ठंडी ज्यादा होती है हमेशा, 12 महीने। और नीचे जैसे जाएंगे केरला, तमिलनाडु, ये सब में क्या होता है कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये दोनों जगह पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो खेती होती है वो अलग अलग प्रकार की खेती होती है।
फिर हम आते हैं कि इसके हिसाब से जो रहता है, मौसम के हिसाब से हम जो हमारे पेड़ पौधे जो उगते हैं उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स हो गया। तो खरीफ क्रॉप्स किसको बोलते हैं? तो जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो रेनी सीजन मतलब कि बारिश के मौसम में उगते हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि वो हमारे इंडिया में जनरली जून से सितंबर के महीने में उगते हैं। उसके एग्जाम्पल्स में आते हैं पेडी मतलब धान की खेती जो बारिश में होती है, मेज़ मक्के की खेती होती है, सोयाबीन सोयाबीन की खेती होती है, ग्राउंड नट एंड कॉटन कपास की खेती, ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स है ना। और रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स मतलब कि जो विंटर सीजन जो ठंडी के महीने में देखने को मिलती है, अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल्स है व्हीट गेहूं की खेती ले लो, ग्राम चने की खेती, पी मटर की खेती, मस्टर्ड सरसों की खेती एंड लिन सीड्स। बिसाइड्स दिस, ये सब के अलावा गर्मियों में भी कुछ खेती होती है, तो उसमें हमारे अनाज की खेती, दाल की खेती और कुछ सब्जियों की खेती होती है। ये सब हमने जो डिवाइड किया, ये सब अलग अलग मौसम के हिसाब से, जैसे ठंडी में खेती होती है उसे हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो बारिश में खेती होती है उसे हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, और उसके बाद जो गर्मी में खेती होती है उसमें दाल और सब्जी की खेती होती है। ये सब आपने देख लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कि जो हमने धान की खेती की है क्यों वो ठंडी के मौसम में नहीं कर सकते। तो इसका एक आंसर है दैट कि पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, कि जो धान की खेती होती है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसकी खेती जो है वो बारिश के मौसम में ही कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में हमें अधिक मात्रा में पानी की मिलता रहता है, जो हमें ठंडी के मौसम में नहीं मिल सकता है, और अनुकूलन तापमान भी नहीं मिलता है, जिसके कारण इसकी जो खेती है वो बारिश के मौसम में ही होती है। Now, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. ये जो हम पेड़ पौधों की खेती जो करते हैं, ये सब करने में एक किसान को बहुत लंबे समय तक का बहुत लंबा समय लगता है। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you are grow your ornamental plants in your house. आपने देखी होगी कि जैसे ये सारी जो एक्टिविटीज़ है एकदम उनके जैसे, जैसे कि गार्डन में जो गार्डनर होते हैं, माली जो होते हैं, वो जिस प्रकार की पेड़ पौधों की खेती करते हैं, और आप भी अपने घर में जो सजावटी पेड़ पौधों के लिए जो खेती करते हैं सेम उसके जैसी ही होती है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जो प्रक्रिया जो होती हैं वो सब नीचे दी गई हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल, तो सबसे पहले ज़मीन को हमें तैयार करना पड़ता है। सेकंड वन इज़ योर सोविंग, तो हमें बीज बोने पड़ते हैं। थर्ड वन इज़ योर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्रॉपर मात्रा में हमें खाद डालना रहता है। इरिगेशन, सिंचाई करनी होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से हमें बचाव करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग, तो उसकी कटाई करनी पड़ती है। और स्टोरेज, बाद में जो भी हमने बनाया है उसका संरक्षण करना पड़ता है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जब भी हम कोई भी खेती करते हैं तो उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें ज़मीन को तैयार करना है। अभी उसमें क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो काम होता है उसमें हमें क्या करना रहता है कि ज़मीन को मोड़ना, ऊपर नीचे करना रहता है, टर्न्स करने रहते हैं, और लूजन इट, उसको ढीला करना पड़ता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब हम इसको लूज करते हैं और ऊपर नीचे टर्न करते हैं तो जो उसके जो रूट्स होते हैं वो एकदम नीचे ज़मीन के डीप में जा सकती हैं। द The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. इतने डीप में जाने के बाद भी जो जमीन के जो मूल रहते हैं, पेड़ के जो मूल रहते हैं, वो इतने अंदर जाने के बाद भी श्वास कैसे ले सकते होंगे। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि हम जब जमीन को ढीला करते हैं तो उसके बाद जब हम रूट्स अंदर डालते हैं तो वो ढीला करने के बाद उसमें से ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक जाता है, और ये जब ऑक्सीजन नीचे तक जाएगा तो वो ऑक्सीजन रूट्स को भी मिलेगा। Why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily?
जमीन में जब हम लूजनिंग करते हैं तो उसके कारण जो रूट्स हैं, मूल जो हैं पेड़ के, उसको श्वास अच्छे से कैसे मिलता है, तो अब वो देखते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल। जब हम लूजनिंग करते हैं, जमीन को जब हम ढीला करते हैं, तो वो क्या करता है, जमीन में कुछ अर्थ वर्म्स होते हैं और माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं, उनको पैदा करता है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे जमीन में क्या करते हैं, ये जमीन में हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी वृद्धि के लिए सबसे अत्यधिक अत्यधिक जवाबदार घटक माने जाते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। ये जो है वो किसान के सबसे अच्छे मित्र माने जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या काम करते हैं, अर्थ वर्म्स एंड माइक्रोब्स, तो वो जमीन को लूज करते हैं, ढीला करते हैं और जमीन को ऊपर से नीचे टर्न करते रहते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो रूट्स हैं, जो मूल है पेड़ के, उनको उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली कक्षा में जैसे कि पढ़ा है कि जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज, पानी, हवा और कुछ प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं और जो पशु पक्षियां जो मर जाते हैं, वो सबका क्या होता है जमीन पे, तो विघटन होता है। और ये सब के विघटन के रूप में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऊर्जा, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो सारे जो वो रिलीज होते हैं कहाँ पे, जमीन में। इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो अगेन किस में जाएंगे, जमीन में। एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट से होंगे। प्लांट्स जो रहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो इसको शोषित करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं, फिर एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, फिर इसमें क्या होता है, इसका विघटन होता है, फिर वो जमीन के अंदर विघटन होएगा, फिर इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो जमीन में रिलीज होएगी। और फिर जब हम यहाँ पे पेड़ और पौधे उगाते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में एब्जॉर्ब हुई थी, ये सारी अब पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे हमारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। Now, since only a few centimeter of the top layer of soil supports the plant growth, बस ऊपर की कुछ जमीन की जो लेयर्स होती है ना, वही प्लांट के ग्रोथ को हेल्पफुल होती है, मतलब वही हमारे पेड़ की वृद्धि करवाती हैं। Turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। जब हम टर्न करते हैं, जमीन को मोड़ते हैं, जमीन को ढीला करते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं कि जमीन में न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं, और उसके कारण हमारा जो प्लांट्स है वो ये न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है और उसके बाद वो वृद्धि करता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। इसलिए अब हमें पता चल गया कि जमीन को मोड़ना और उसका ढीला करना हमारे कल्टीवेशन के लिए कितना जरूरी है। Now the process of loosening and turning of the soil is called टिल्टिंग एंड प्लगिंग। अब आपको पता चल गया टिलिंग एंड प्लगिंग किसे कहते हैं। ये जो सारा हमने प्रोसेस किया था लूजनिंग, ढीला करने का और जमीन को मोड़ने का, उसे हम टिलिंग और प्लगिंग करते हैं, और जिसके कारण हमारे पेड़ के जो मूल रहते हैं उसे ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ की वृद्धि होती है। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर हमारा जमीन जो है वो बहुत सूखा होता है, तो हमें उसको नमी बनाने के लिए उसके ऊपर हमें वाटर डालने पड़ते हैं, जो हमारे प्लगिंग के लिए, हल चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है। प्लगिंग मतलब हल। तो ये दिस फील्ड में बिग द क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रम्स। अभी इसमें क्या है, क्रम्स, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो जमीन के बड़े बड़े बारूदे होते हैं, उसे हम क्रम्स बोलते हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े बारूदों को तोड़ना सबसे ज़रूरी होता है, और उसके बाद इसको लेवल करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद जब हम लेवल कर देते हैं, फिर हम इसमें सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग किस लिए ज़रूरी है, तो फॉर सोविंग, जमीन में हम कोई भी सीड्स को सोविंग बोने के लिए और सिंचाई के लिए ज़रूरी होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो जमीन की लेवलिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रक की मदद से, हम लेवलर की मदद से हम जमीन को लेवल करते हैं। Sometime manure is added to the soil before tilling and this helps in proper mixing of manure with the soil। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जमीन में हमें खाद डालना सबसे जरूरी होता है, जो हमारे पेड़ की वृद्धि करती है। और जब हम खाद डालते हैं, तो हमें एक वस्तु हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम जो टीलिंग और प्लगिंग वाली प्रोसीजर थी उसके पहले ही हम खाद डालें, जिसके कारण जो खाद है वो जमीन में प्रॉपर मात्रा में वो मिल जाए, और जिससे पेड़ की वृद्धि ज़्यादा हो,
नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग, होई एंड कल्टीवेटर। प्लग मतलब हल, होई मतलब कुल्चा एंड कल्टीवेटर, ये सब का उपयोग करके हम अपनी कृषि को कैसे आगे बढ़ाते हैं, अब हम ये देखेंगे। अब हम प्लग में देखेंगे तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। मतलब प्लग क्या है, तो ये एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से यूज किया जाता था, जिसमें हम टिलिंग द सॉइल मतलब जमीन को मोड़ना और उसका ढीला करना, एडिंग द फर्टिलाइजर उसमें खाद डालना, रिमूविंग द वीड्स खरपतवार को अलग करना, टर्निंग द सॉइल्स जमीन को मोड़ना। This is a made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals। अभी हम ये फिगर में से समझते हैं, प्लग के फिगर में से। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक नीचे नीचे की तरफ एक प्लग सेर है ट्राइंगल का, जो हमारा आयन आयन का बना होता है। अभी आप इधर प्लग सेर के ऊपर देखते हैं तो ये प्लग शाफ्ट है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये प्लग शाफ्ट है। ये प्लग शाफ्ट के एक एंड पर यहाँ पे बीम अटैच हुआ है और दूसरे एंड पे यहाँ पे हैंडल है। अभी अगर हम बीम की बात करें तो वो बुल्स के नेक पर अटैच है, मतलब जो हमारी बैल है उसके गर्दन पर अटैच है। अब ये प्लग जो है वो किससे ऑपरेट होता है, तो हमारे वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन, मतलब एक जोड़ी बैल चाहिए और एक आदमी चाहिए जो ये प्लग को ऑपरेट करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड। We are coming on to the indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays। पहले हम क्या करते थे, लकड़ियों का प्लग यूज करते थे, पर अब जैसे जमाने में फेरफार आ रहा है तो अब हम आयन का प्लग यूज करते हैं, मतलब लोखंड का। नाउ कमिंग ऑन टू दी होई। होई मीन्स व्हाट, कुल्चा। इट इज़ अ सिंपल, या फिर आप कुदला भी बोलते हैं कुछ। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। मतलब ये किसके लिए यूज होता है, जो खरपतवार होते हैं उन्हें निकालने के लिए, और जो जमीन होता है उसमें ढीलापन लाने के लिए। अभी इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, इट हैज अ लॉन्ग रोड और वुड ऑफ द आयन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। अभी जैसे हम इधर फिगर में देखते हैं तो इसके पास आप सेंटर में आप जैसे देख रहे हैं एक बीम है, अरे एक रोड है जो आयन का बना हुआ है एक सेंटर में। उसके एक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हैंडल अटैच है, और वो हैंडल के कॉर्नर में ग्रिप अटैच है कि जहाँ से हम पकड़ते हैं, और दूसरी अनदर साइड पे आप देखेंगे तो बेंट प्लेट है। और ये सब, ये जो रोड है, रोड के एंड में एक बीम भी अटैच हुआ है कि जिससे हम अटैच कर सकते हैं। अब ये जो होय है ये किससे ऑपरेट होता है, तो एनिमल से ऑपरेट होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द कल्टीवेटर। Nowadays, ploughing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time। अभी ये जो कल्टीवेटर, आप ट्रैक्टर के पीछे आप जैसे फिगर में देख सकते हैं तो ये ट्रैक्टर के पीछे जो है वो कल्टीवेटर है, जो क्या करता है, अब हमारे नए ज़माने में ये समय और मेहनत दोनों का बचाव करता है, और जो हमारा समय बचता है जिसके कारण वृद्धि फटाफट होती है। नाउ सोविंग। सोविंग मतलब बीज बोना। तो सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। जैसे सीड्स का जो बोना होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कोई भी पेड़ और पौधों के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन उसके पहले हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो हम जो बीज ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो किसान होते हैं वो कौन से बीज को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फल उनको दें। नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो पहली बोलती है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स some seeds started to float on the top. I wonder why some seeds floats on the water। पहेली बोलती है कि एक दिन मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, वो एक प्लेट में चने लेती हैं और उसमें पानी डालती हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो बीज रहते हैं उसमें से कुछ बीज जो होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं।
फिर वो आश्चर्य होती है कि ये जो बीज हैं ये ऊपर क्यों तैर रहे हैं। अब हम इसकी ही एक एक्टिविटीज देखते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडल ऑफ विट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि अगर हम एक बीकर लेंगे या तो फिर आप कोई भी कटोरी जैसा कुछ ले सकते हो, उसमें आप पानी भरिए, आधा आपने पानी भर दिया, फिर उसमें गेहूं के कुछ बीज डालने हैं, बराबर। और फिर थोड़ी देर तक हमें वेट करना है और जो हो रहा है वो आपको नोट डाउन करना है। नाउ वी आर कमिंग टू द पहली क्वेश्चन। द आंसर्स व्हाट आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसे बीज होते हैं कि जो पानी में फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। वुड दोज बी लाइटर, क्या वो हल्के होते हैं। और हैवियर देन दोज विच सिंक, या फिर भारी कि जो पानी में डूब जाते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों होते हैं वजन में। तो वो हल्के इसलिए होते हैं कि जो हमारे डैमेज सीड्स होते हैं दैट बिकम्स होलो, मतलब कि वो क्या होते हैं कि खोखले हो जाते हैं। आर थस लाइटर, जिसके कारण उनका वजन हल्का हो जाता है। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें हम अच्छे और स्वस्थ बीज को, जो खराब बीज हैं उससे हम अलग कर सकते हैं। नाउ बिफोर सोविंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर द सोविंग सीड्स। इसके पहले हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से साधन होते हैं कि जिससे हम बीज बो सकते हैं। अभी हम उन साधनों पे आते हैं। ऐसे हमारे पास दो साधन हैं, एक ट्रेडिशनल टूल है जो आप इधर देख सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास सीड ड्रिल। पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल। अभी ट्रेडिशनल टूल के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसमें है कि द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल, मतलब वहाँ पे एक कुप्पी जैसे आकार का होता है कि जिससे हम बीज को बोते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो बीज होते हैं उनको हमें कुप्पी में डालना होता है, और जिसमें से उन कुप्पियों में से वो बीज जो है वो धीरे 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 करके नीचे गिरते रहते हैं, दो तीन करके उसी पाइप में से नीचे गिरते हैं। दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल, इसका जो एक एंड जो पाइप होता है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं वो जमीन को पियर्स करता है, जमीन को छेद करता है और नीचे जाता है, और जो जो उसमें बीज अगर हम डालते हैं वो डायरेक्ट जमीन में गिर जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। नाउ वी आर कमिंग टू द सीड ड्रिल्स। तो सीड ड्रिल्स नाउ डेज सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स। जैसे पहले हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग कुप्पी का यूज करते थे, जो पहले के जमाने में यूज करते हैं। लेकिन अभी हम सबसे ज्यादा सीड ड्रिल्स यूज करते हैं, जो सीड ड्रिल्स के लिए हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो ट्रैक्टर रहता है वो क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हमारे सीड को जमीन के अंदर डालता है। इक्वल डिस्टेंस रहता है, मतलब अंतर भी सेम रहता है, और डेप्थ जो अंदर की ऊंडाई है वो भी सेम होती है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। ये क्या बताता है, जो जमीन है उसके बाद उसके ऊपर से सॉइल भी डाल देता है, मतलब ये ट्रैक्टर दोनों काम करता है। हमारा जो सीड्स है उसको जमीन के अंदर डाल दिया, और उसके बाद वो सीड के ऊपर से जमीन को भी डालने का काम करता है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स। जो क्या करता है कि जो हमने जमीन में जो हमने बीज डाला था वो पक्षियां खा न जाए, इसलिए ट्रैक्टर क्या करता है, उन्हीं के ऊपर से जमीन की एक लेयर डाल देता है। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। अगर हम ट्रैक्टर से ऐसा करते हैं बोने का काम, तो वो हमारा समय और मेहनत दोनों बचाता है। अभी यहाँ पर बुजू एक क्वेश्चन पूछता है। अभी देखते हैं कि बुजू का क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? नर्सरी अरे, बुजू ऐसा सवाल पूछता है कि उसने देखा है कि कुछ पौधे जो हैं वो बैग्स में, छोटे छोटे बैग्स में रखे जाते हैं। तो वो छोटे छोटे बैग्स में क्यों रखे जाते हैं। तो पहली इसका आंसर देती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जैसे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि धान के हो गए, तो वो हम पहले क्या करते हैं, उन्हें हम नर्सरी में रखते हैं। वेन दे ग्रो इनटू द सीडलिंग्स, जब वो कुछ बीजों में रूपांतरित होते हैं तो फिर हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं द फील्ड मैन्युअली। फिर हम उसे कहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मैदानों में ट्रांसप्लांट करते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी।
नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स का ग्रोथ होता है, तो फॉरेस्ट प्लांट्स जो जंगली पौधे होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कुछ फूलों के भी जो पौधे होते हैं वो सब नर्सरी में ग्रो होते हैं। नाउ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब एक साथ बहुत सारे प्लांट्स ना हो जाएं, इसलिए हमें उन्हें कुछ डिस्टेंस मतलब कुछ अंतर की दूरियों पे लगाना चाहिए। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. इसके कारण क्या होता है कि सारे जो पेड़ पौधे हैं जब वो अनिश्चित दूरी पर रहेंगे तो सभी को सनलाइट्स मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी और पानी भी मिलेगा जमीन में से। एट द टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी तो हमें कुछ प्लांट्स को, कुछ पेड़ पौधों को निकालना भी पड़ता है कि जिससे एक साथ भीड़ ना हो जाए। दिस वीडियो इज कंटिन्यूड इज पार्ट 2। सो आप गाइस पार्ट 2 का ये वीडियो भी देख सकते हैं, और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।